हे फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है अक्टूबर स्काई, जो कि होमर हिकैम के एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जिसे उन्हीं के द्वारा लिखे गए एक बुक रॉकेट बॉय से लिया गया है। और इस मूवी के डायरेक्टर है जोई जॉनसन, जिन्होंने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और जुमांजी जैसे कई इंटरेस्टिंग मूवीज को डायरेक्ट किया है। तो चलिए इस मूवी की कहानी की ओर चलते हैं। इस मूवी की कहानी 1957 की है, जहां पर हमें एक शहर कोलवुड को दिखाया जाता है, जो कि वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है, जहां बड़ी बड़ी कोल माइंस होते हैं। शायद इसलिए यहाँ का नाम कोलवुड पड़ा। पूरी दुनिया और इस शहर में स्पुतनिक 1, जो कि एक अर्थ का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, उसकी चर्चा होती है, जिसे सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाने वाला होता है और जो कोलवुड के ऊपर से अंतरिक्ष में जाते हुए दिखाई देने वाला होता है। इसलिए कोलवुड के अधिकतर लोग अपने घरों के बाहर इकट्ठा होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इसी भीड़ में एक लड़के होमर को, जो कि इस सैटेलाइट को देखकर काफी प्रभावित होता है और एक वर्ड बोलता है, वो होता है वाओ। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है और खाने के टेबल पर अपने फैमिली यानी कि माता पिता और अपने बड़े भाई, जो कि एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर होता है और फुटबॉल में ही करियर बनाना चाहता है, होमर उन सभी से इस बारे में बात करते हुए बोलता है कि मैं भी अपना खुद का एक रॉकेट बनाऊंगा। उसके इस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता और उसके पिता जॉन, जो कि कोल माइन में सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो बोलते हैं उससे कि ज्यादा अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ कोल माइन में काम करो। पर होमर तो ठान चुका है कि अब वो तो रॉकेट बनाकर ही रहेगा, इसलिए वो अपने दो दोस्त रॉयली और ओडिल के साथ मिलकर एक रॉकेट बनाता है, जो कि उड़ने के बजाय वहीं ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद होमर रॉकेट को बनाने के लिए उसके बारे में और पढ़ना शुरू करता है और उसके बारे में जानने के लिए अपने क्लास के होनहार छात्र क्विंटन से मिलता है और इस बारे में उससे पूछता है और वो बोलता है कि मुझे रॉकेट साइंस के बारे में जानना है। क्विंटन बोलता है तुम्हें रॉकेट साइंस के बारे में क्या जानना है? होमर बोलता है सब कुछ। उसके बाद क्विंटन भी होमर के इस काम में जुड़ जाता है। अब क्विंटन, होमर, रॉयली और ओडिल होमर के बेसमेंट में इस पर काम शुरू करते हैं। उनके पास रॉकेट बनाने के लिए पर्याप्त इक्विपमेंट तो नहीं होते, फिर भी वो घर में मौजूद छोटे मोटे सामानों से इस पर काम शुरू करते हैं। पर उनके सामने एक और बड़ी समस्या आ जाती है कि उनके पास कोई भी मशीन नहीं होता जिसे वो चीजों को ग्राइंड और वाइंडिंग कर रॉकेट का शेप दे सके, जिसके लिए होमर अपने डैड के यहाँ काम करने वाले एक आदमी के पास जाता है और उनसे इस बारे में बात करता है। पहले तो वो इसके लिए नहीं मानते, वो बोलते हैं कि तुम्हारे डैड को पता चला तो वो मुझे काम पर से निकाल देंगे, लेकिन होमर उन्हें मना लेता है। उसके बाद होमर उनकी सहायता से रॉकेट का एक शानदार ढांचा तैयार करता है। उसके बाद होमर इसे अपने स्कूल ले जाता है और इस बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। तभी उसके प्रिंसिपल इसे देख लेते हैं और उसके हाथों से इसे ले लेते हैं और कहते हैं कि इस तरह के वेपन स्कूल में लाना मना है। तभी यहाँ पर होमर की टीचर मिस रायली आती है और वो प्रिंसिपल से झूठ बोलती है। उन्होंने होमर को इसे स्कूल में लाने के लिए कहा होता है ताकि क्लास के बच्चे इसे देख सके और बोलती है कि ये बच्चे कंट्री साइंस फेयर में भाग लेने का सोच रहे हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल वहां से चला जाता है। अभी तक होमर और उसके दोस्तों को कंट्री साइंस फेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए होमर अपनी टीचर के पास जाकर कंट्री साइंस फेयर के बारे में पूछता है। उसकी टीचर बोलती है कि इस साइंस फेयर में पूरे देश के बच्चे अपने साइंस प्रोजेक्ट को यहाँ सबमिट करते हैं। जो बच्चे इसमें फर्स्ट आते हैं उन्हें आगे पढ़ने के लिए यानी कि कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। ये सुनकर होमर काफी एक्साइटेड होती है, लेकिन मिस रायली उसे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए नहीं बना, क्योंकि इसके लिए तुम्हारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मैथ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वही चारों एक और रॉकेट बना लेते हैं। जब वो उसका टेस्ट करते हैं तो वो सीधा आसमान में उड़ने के बजाय टेढ़ा हो जाता है और कोल माइन में काम करने वाले लोगों के बीच से गुजरता हुआ होमर के डैड के ऑफिस में चला जाता है। जब होमर अपने डैड के पास जाता है तो होमर के डैड उसे काफी डांटते हैं। वो बोलते हैं कि अब पता चला तुम लोग बेसमेंट में क्या कर रहे थे। और जब होमर अपने घर जाता है तो देखता है कि बेसमेंट में उसके रॉकेट बनाने के सभी इक्विपमेंट गायब है, यानी कि उसके डैड ने इसे बाहर रख दिया होता है। और साथ ही वो उसे बोलते हैं कि कोल माइन की प्रॉपर्टी पे इस प्रकार के साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और इस बात से होमर के फ्रेंड भी अब रॉकेट नहीं बनाना चाहते, अब इस पर काम नहीं करना चाहते। पर होमर बोलता है कि उसके डैड ने तो सिर्फ बोला है कि कोल माइन की प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हम इसके बाहर तो इस पर काम तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें 8 माइल की दूरी तय करनी होगी, जिसके लिए कोई भी नहीं मानता। उनका एक दोस्त बोलता है कि आज नहीं तो कल मुझे कोल माइन की प्रॉपर्टी में काम करना ही होगा। होमर ये नहीं चाहता, इसलिए होमर अकेले ही उस रास्ते पर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो देखता है कि उसके सारे दोस्त वहां मौजूद हैं और फिर वो चारों 8 माइल की दूरी तय कर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो अपना रॉकेट बना पाएंगे, जहां वो अपना रॉकेट बना सकते हैं। वहां वो एक छोटा सा वर्कशॉप बनाने की सोचते हैं, लेकिन उनके पास
किसी प्रकार का कोई भी सामान नहीं होता। फिर भी वो इधर उधर से छोटे मोटे सामान को चुरा कर वो एक वर्कशॉप बना ही लेते हैं। वक्त बीतने लगता है, साथ साथ लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके क्लास के बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। उन्हें यकीन होता है कि वो रॉकेट नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन चारों को खुद पर विश्वास होता है वो एक रॉकेट बना ही लेंगे। उसके बाद वो लोग एक और रॉकेट बना लेते हैं। जब ये उसे टेस्ट करते हैं तो जब वो उस रॉकेट को टेस्ट करने वाले होते हैं तभी वहां पर एक आदमी आता है, मिस्टर बोल्डन। वो उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर, मुझे पता चला कि तुम अपने रॉकेट का यहाँ पर टेस्ट करने वाले हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जब वो लोग रॉकेट का टेस्ट करते हैं तो वो उड़ता तो है पर सीधा नहीं, वो मिस्टर बोल्डन की तरफ मुड़ जाता है। मिस्टर बोल्डन उससे बचते हुए एक तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद वो उस रॉकेट को उठाते हैं और उन लोगों से बोलते हैं कि इसका वाशर यानी कि जो इसका नोजल होता है वो जल्दी पिघल जाता है, तुम्हें इसे अच्छे मटेरियल से बनाना होगा। वो उसे एक अच्छे क्वालिटी के स्टील के बारे में बताते हैं और बोलते हैं वो इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन ये काफी महंगा है। वो चारों इसके लिए रेलवे ट्रैक पर जाते हैं जो कि टूटा हुआ होता है, वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं आता। वहां पर से वो एक ट्रेन का ट्रैक के एक पीस को निकाल लेते और उसे वो बेचकर जो पैसा उन्हें मिलता है वो मिस्टर बोल्डन के पास ले जाते हैं और मिस्टर बोल्डन उन्हें एक अच्छे से मटेरियल को मंगवा कर देते हैं। दरअसल मिस्टर बोल्डन एक वेयर हाउस में काम करते हैं जहां पर वेल्डिंग और ग्राइंडिंग का काम होता है, यानी कि मिस्टर बोल्डन उन लोगों को एक अच्छा सा शेप तैयार कर देते हैं। इसके बावजूद वो चारों कई रॉकेट बनाते हैं और वो कई रॉकेट उड़ने के बजाय वहीं ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो नहीं उड़ रहा होता। वो बार बार फेल हो रहे होते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो सोचते हैं कि वो रॉकेट बनाते रहेंगे जब तक कि उन्हें कामयाबी नहीं मिलता। फिर वो एक नए फ्यूल बनाने का सोचते और एक नया फ्यूल बनाते हैं और अपने टीचर मिस राइली के साथ उस स्थान पर एक नए रॉकेट के साथ टेस्ट करने जा रहे होते हैं। तभी वो वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर कई लोग मौजूद हैं, जहां पर अधिकतर उन्हें क्लास के बच्चे होते हैं। वो यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने आए होते हैं। उन्हें लगता है कि ये रॉकेट फिर से फेल हो जाएगा, ये रॉकेट नहीं उड़ेगा। जब होमर और उसके दोस्त इस रॉकेट का टेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि ये रॉकेट आसमान को चीरता हुआ सीधे ऊपर चला जाता है, यानी कि ये सफल हुए, यानी कि ये उनका पहला रॉकेट है जो कि सफल हुआ। ये सीधा आसमान की गहराइयों तक पहुंच जाता है। ये चारों और मिस राइली और वहाँ पे मौजूद सभी लोग भी बहुत खुश होते हैं और ये खबर न्यूज़पेपर में भी फ्लैश होता है और ये चारों वहाँ पर फेमस हो जाते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहती। उनके स्कूल में पुलिस आता है और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। इन पर इल्जाम लगा होता है कि इनकी रॉकेट की वजह से जंगल में आग लगा है और भारी नुकसान हुआ है, लेकिन उन्हें सजा नहीं मिलता क्योंकि वो नाबालिग होते हैं। उसके बाद होमर के डैड उन सभी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस इन्हें अलाउ नहीं करेगी। वो सभी बहुत निराश हो जाते हैं और अपने हाथों से अपने वर्कशॉप को, जिसे उन्होंने काफी उम्मीद से बनाया होता है, उसे जला देते हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते। वहीं दिखाया जाता है कि कोल माइन में एक एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर होमर के डैड काफी जख्मी हो जाते हैं और वहाँ एक आदमी उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद न चाहते हुए भी होमर को कोल माइन में काम करना पड़ता है। हालांकि उसका बड़ा भाई इसके लिए बोलता भी है। उसे अच्छा फुटबॉल खेलने के कारण स्कॉलरशिप मिला होता है, यानी कि वो आगे कॉलेज में पढ़ सकता है। इसलिए होमर डिसाइड करता है कि वो खुद कोल माइन में काम करेगा। होमर के डैड भी धीरे धीरे रिकवर हो रहे होते हैं। होमर की मॉम चाहती है कि होमर आगे पढ़े, वो स्कूल जाए, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाना चाहता कि उसके डैड को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि होमर उनके साथ कोल माइन में काम करे। वो कोल माइन और अपने घर की जिम्मेदारी को समझे। सब कुछ उनके मुताबिक ही हो रहा होता है, लेकिन होमर अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका होता है। एक दिन जब होमर कोयले की खान से वापस आता है तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि उन्होंने मिस राइली के बारे में कुछ सुना है। दरअसल उनकी टीचर मिस राइली की तबीयत काफी खराब होती है, उन्हें कैंसर होता है और होमर अपनी टीचर मिस राइली से मिलने के लिए उनके घर जाता है। वहाँ पर उसकी टीचर उससे बोलती है कि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि तुम साइंस फेयर जीत जाओ, तुम चारों को स्कॉलरशिप मिले, तुम आगे कॉलेज में पढ़ो, तुम अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर जाओ। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कुछ मेरा भी योगदान होगा उसमें। तुम दूसरों की बात नहीं सुनो, तुम जो करना चाहते हो बस वो करो, तुम अपनी सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम पूरी जिंदगी कोयले के खान में काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम ये नहीं चाहते, तुम कुछ और करना चाहते हो। होमर फिर से मोटिवेटेड हो जाता है। घर जाने के बाद वो अपनी रॉकेट साइंस की किताब पढ़ने लगता है, जिसे मिस राइली ने ही उसे गिफ्ट किया होता है।
वो कैलकुलेशन करने लगता है कि रॉकेट जिसे उसने लास्ट टाइम टेस्ट किया होता है वो कहाँ पर गिरा होता है उड़ने के बाद। उसी रॉकेट की वजह से उस पर इंजाम लगा था जंगल में आग लगने का, और वो इस कैलकुलेशन को लेकर क्विंटन के पास जाता है और क्विंटन लास्ट में इस फाइनल कैलकुलेशन निकालता है, रॉकेट का सही जगह का पता लगाता है, और वो दोनों जंगल में उसे ढूंढने जाते हैं और वो उसे मिल भी जाता है जो कि पानी में होता है, यानी कि इस रॉकेट से किसी प्रकार का आग नहीं लगा होता है, और वो इसे स्कूल ले जाते हैं, जिसे देखकर मिस राइली काफी खुश होती है। लेकिन उसके प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये रॉकेट कुछ साबित नहीं करता। इसके बाद होमर बोर्ड पर कुछ कैलकुलेशन कर दिखाता है, उसे देखकर प्रिंसिपल भी समझ जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि होमर सच बोल रहा है, उस रॉकेट की वजह से किसी प्रकार का आग नहीं लगा होता है। और वो होमर और उसके दोस्तों को कहते हैं कि तुम्हें साइंस फेयर में भाग लेना चाहिए, और ये चारों वापस से होमर के बेसमेंट में काम करना शुरू करते हैं। वहाँ पर होमर के डैड आते हैं और उसके दोस्तों को वापस जाने के लिए बोलते हैं। उसके बाद होमर के डैड होमर से बोलते हैं कि तुम्हें कोल माइन वापस आ जाना चाहिए। जब मैं सुनता हूँ तुम कभी ना कभी मेरी जगह लोगे तो मुझे काफी प्राउड होता है, तुम्हें काम पर वापस आ जाना चाहिए। होमर इस बात के लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि कोल माइन आपकी दुनिया है, आपका सपना है, मेरा नहीं, मैं तो स्पेस में जाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास होता है। उसके डैड बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। वहीं स्कूल में होमर और उसके दोस्त के साइंस प्रोजेक्ट को फाइनल किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया होता है, लेकिन होमर और उसके दोस्तों का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होता है जिसे फाइनल किया जाता है। लेकिन ये चारों वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि इनमें से कोई एक ही वहां पर जा सकता है, और ये चारों डिसाइड करते हैं कि होमर साइंस फेयर में जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है होमर के डैड जॉन के खिलाफ सभी वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं और कोल माइन बंद हो जाता है। इसी बीच जब होमर के पिता घर पर होते हैं तो कोई उन पर फायरिंग करता है। जब होमर इस बात के लिए कंसल्ट करता है तो उसके डैड उसे ताना मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है, तुम वो करो। होमर गुस्सा से बोलता है कि ये सब मेरे कारण नहीं हो रहा है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी कॉलेज जाना चाहता हूँ। वैसे भी ये यहाँ पर ये कोल माइन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ पर कोयले खत्म हो रही हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। होमर भी गुस्से से बोल देता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं वापस घर नहीं आऊंगा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले दिन वो साइंस फेयर के लिए निकल जाता है और वहां पर वो अपने रॉकेट का रिप्रेजेंट करता है। सबको उसका प्रोजेक्ट काफी पसंद आता है। ये 2 दिन का फेयर होता है, उसके बाद इसका रिजल्ट आना होता है। लेकिन रात में होमर के रॉकेट का नोजल कोई चुरा लेता है और वो अगर उसे नहीं मिला टाइम पर तो वो इस एग्जीबिशन से बाहर हो जाएगा, वो इसे नहीं जीत पाएगा। इसलिए वो अपने दोस्त और अपने मॉम को कॉल कर बताता है कि उसे किसी भी तरह से नोजल चाहिए, नहीं तो वो कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। लेकिन अब नोजल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि सभी मशीन कोल माइंस के अंदर होती हैं और कोल माइंस बंद होता है, और जिस वर्कर ने उसे बनाया था वो भी स्ट्राइक पर होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्राइक खत्म करना होगा। होमर की मॉम होमर के डैड के पास जाती है और उसे इस सिचुएशन के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें स्ट्राइक खत्म करना होगा। लेकिन होमर के डैड इसके लिए नहीं मानते। वो बोलते हैं कि मैं यूनियन के सामने नहीं झुक सकता। होमर की मॉम बोलती है कि तुमने आज तक अपने बेटे के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, तुम उसके पिता हो, तुम्हें कुछ करना ही होगा। ये बात सुनकर होमर के डैड को भी एहसास होता है कि उसे अपने बेटे के लिए कुछ करना होगा, उसे भी अपने बेटे का साथ देना होगा। वो स्ट्राइक खत्म करा देते हैं और होमर के लिए एक अच्छा सा नोजल तैयार कर उसे भेज देते हैं। उसके बाद होमर अपना प्रेजेंटेशन देता है और सभी को इतना पसंद आता है, का रिजल्ट अनाउंस होता है तो वो उसमें जीत जाता है। जब होमर अपने घर वापस आता है तो सभी उसका स्वागत करते हैं, सभी शाबाशी देते हैं। कोलवुड के अधिकतर लोग वहां पर उसका स्वागत करते हैं, सब उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और वहां पर वो लोग भी मौजूद होते हैं जो लोग उसका कभी मजाक उड़ाया करते थे। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मिस राइली कहाँ पर है। वो बोलती हैं कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो हॉस्पिटल में है, और होमर अपनी टीचर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं साइंस फेयर में जीत गया। उसके बाद मिस राइली बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम ही फर्स्ट प्राइज जीतोगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि होमर अपने दोस्तों के साथ मिलकर आज तक का अपना सबसे बड़ा रॉकेट बना लेता है और उसका नाम वो मिस राइली के नाम पर रखता है और उसका टेस्ट कर रहा होता है। और आज तक उसके डैड कभी भी उसका रॉकेट लॉन्च देखने नहीं आए होते हैं, लेकिन वो वहां पर मौजूद होते हैं। या साथ ही साथ यहाँ पर शहर के अधिकतर लोग यहाँ पर आए होते हैं आज, और ये सब जब अपना रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये आसमान की गहराइयों में चला जाता है। ये लगभग 30,000 फीट ऊपर जाता है, जिसे पूरा शहर
दूर से ही देख रहा होता है और हॉस्पिटल में मिस राइली भी इसे देखती है। और होमर के पिता इस रॉकेट को देखते देखते अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हैं। वो अपने बेटे पर प्राउड कर रहे होते हैं। आज तक उनके बेटे ने जो भी कुछ किया होता है उस पर वो काफी प्राउड कर रहे होते हैं। अंत में हमें दिखाया जाता है कि चारों कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिसमें क्विंटन केमिकल इंजीनियर बन जाता है, रॉयली एक ऑटोमोबाइल डीलर बन जाता है और बाद में बैंकर के तौर पर रिटायर्ड होता है। और इनका चौथा दोस्त ओर्डिल वो अपना इंश्योरेंस कंपनी खोलता है। और होमर ने आगे चलकर वियतनाम वार में भाग लिया होता है और उसके बाद उसके खत्म होने पर उसके बाद वो नासा के इंजीनियर बने और उन्होंने कई किताबें भी लिखी। और मिस राइली उन्होंने उन सभी का सपोर्ट किया होता है। वो 31 साल की उम्र में उनकी कैंसर से मृत्यु हो जाती है। ये थी होमर और उसके 4 दोस्तों की आत्मविश्वास भरी कहानी, जो हमें कभी न हार मानने की प्रेरणा देती है। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।